वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 16 नवंबर 2021 और 16 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पल्लवी राज इस प्रश्न का सही उत्तर था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है पल्लवी राज का संबंध बिहार के सारण जिले से है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे 67वें बीपीएससी और साथ ही साथ सीडीपीओ इन दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आगामी एग्जाम को देखते हुए जो कि आप कह सकते हैं बीपीएससी एग्जाम जो आगामी एग्जाम है ये जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी कि जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में ये प्रस्तावित है। और इस एग्जाम को देखते हुए आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और ये खुद का आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। जो लोग भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर आप मेंबरशिप लेकर ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो जैसा भी सहूलियत हो आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करके इसका मतलब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया गेम 2021 में बिहार के कौन से युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेंगे। देखिए हमारा आज के वीडियो का पहला ही प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो कौन कौन सा राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है लेकिन कौन कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी टिंकू कुमार आर्य और सुरेंद्र कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। और फाइनल आंसर जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई। बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2021 का शुभारंभ होने वाला है और इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इसमें बिहार के जमुई जिले के दो खिलाड़ी टिंकू कुमार आर्य और सुरेंद्र कुमार भाग लेंगे और दोनों एथलीटों का चयन खेलो इंडिया के चतुर्थ सीजन में भाग लेने के लिए किया गया है। और इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा कि टिंकू कुमार आर्य 1500 मीटर की दौड़ के लिए चयनित हुए हैं जबकि सुरेंद्र कुमार 800 मीटर दौड़ के लिए चयनित हुए हैं। तो दोनों का कैटेगरी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमने लिखा है कि टिंकू और सुरेंद्र बिहार के लिए पंचकुला में दौड़ लगाएंगे। और इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख तक की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी, ये घोषणा की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना ये दोनों खिलाड़ी जो कि टिंकू कुमार आर्य और सुरेंद्र कुमार ये दोनों जमुई जिले के हैं। और यहाँ पे बात है जमुई जिला की, तो जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। कंप्लीट जानकारी कई बार मैं आपको दिया हूँ। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना बिहार के 9 प्रमंडल में से मुंगेर भी एक प्रमंडल है, साथ ही साथ मुंगेर एक जिला भी है। तो मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मुंगेर ही है और साथ ही साथ मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत ही ये जमुई जिला आता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में बिहार राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग मिलने जा रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। और यहाँ पर ये समझिए कि शायद ये मिल ही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में और इस पर बैठक भी हुई है। तो ये समझिए कि ये उत्पाद को जीआई टैग मिल ही जाएगा। और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार का मखाना। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दे दूँ तो बिहार के मिथिलांचल की पहचान मखाना को जीआई टैग मिलने की संभावना बढ़ गई है। कहा जाता है कि मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद इसको वैश्विक पहचान मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें जीआई टैग की तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था जीआई टैग का अर्थ होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जिस भी उत्पाद को ये मतलब टैग मिलता है तो उसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वैश्विक स्तर पर उसे एक पहचान मिलती है। ठीक है, और उसका मालिकाना हक उस मतलब संस्था या फिर जो मतलब क्षेत्र से संबंधित होते हैं वहाँ पर उसको दिया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है मखाना की खेती को बढ़ावा देने को लेकर के सरकार दृढ़ संकल्पित है। बिहार सरकार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार ने मखाना की खेती पर कुछ अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि ये मुझे याद नहीं कितना प्रतिशत है तो, लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें कुछ अनुदान दिया जा रहा था। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस विषय पर पिछले दिनों में केंद्र सरकार के सेंट्रल कंसल्टेंटिंग ग्रुप के साथ पटना में एक बैठक आयोजित किया गया था इसी विषय पर, ताकि मतलब कि बिहार के मखाना जो मिथिलांचल क्षेत्र का मखाना है इसको जीआई टैग मिले। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, इस विषय पर एक बैठक आयोजित हुआ था पटना में।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मखाना जीआई टैग पाने वाला बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा। अगर इस उत्पाद को मतलब कि जीआई टैग मिलता है तो इस प्रकार से मखाना जो है ये बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा जिसे कि जीआई टैग मिलेगा। इसके पहले जो मतलब उत्पाद को जीआई टैग मिला है, इसमें शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी चावल को जीआई टैग मिल चुका है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और वर्तमान के बिहार के जो कृषि मंत्री यह है अमरिंदर प्रताप सिंह। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मैथिली कथाकार व साहित्यकार को इस वर्ष का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया जाएगा? ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर महेंद्र झा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार या फिर हाल ही में डॉक्टर महेंद्र झा को इस वर्ष का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया जाएगा, यानी कि 2021 का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर महेंद्र झा को। और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा है वे मैथिली भाषा के कथाकार व साहित्यकार हैं और वे सहरसा जिले के रहने वाले हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, इस समारोह का आयोजन चेतना समिति पटना द्वारा 18 नवंबर 2021 को पटना के विद्यापति भवन में किया जाएगा। और यहाँ पर बात आई है सहरसा जिले की, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र झा सहरसा जिले के रहने वाले हैं। तो सहरसा जिले के बारे में याद रखिए कि सहरसा जो जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जिनमें कि सहरसा भी एक जिला है। अब यहाँ पर हम चलेंगे चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है? रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखें तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं तो यहाँ पर अपराधों में मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है अपराधों में कमी, तो बिहार में अपराधों में कमी आई है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर ये तीनों राज्यों में मतलब बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराध में कमी आई है। जबकि वहीं पर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर अपराधों में मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। बुजुर्गों के प्रति जो अपराध होते हैं इस मामले में यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर इसके आंकड़ों की बात करें तो बिहार के बारे में हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि बिहार में 2020 में अपराध की श्रेणी में 322 मामले दर्ज हुए थे। ये सरकारी मामले हैं, मतलब सरकारी आंकड़े हैं, जो कि 322 मामले दर्ज हुए थे। और वहीं पे 2018 की बात करें तो इससे पहले 2018 में इसकी संख्या 424 थी, जो कि 2 साल के बाद 2020 वाला जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें 322 मामले थे, यानी कि कमी आई थी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि 14 नवंबर से, यानी कि 14 नवंबर 2021 से 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत 14 नवंबर से हुई है। यानी कि जो इसका मतलब कह सकते हैं शुरुआत जो है 14 नवंबर से हुआ। और ये मेला कब तक चलेगा? तो ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। 14 नवंबर 2021 से शुरू होकर ये 27 नवंबर तक चलेगा। और इस मेले का जो उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस बार इस मेले में बिहार भी भागीदार है, यानी कि बिहार भी इस मेले में शामिल है। और बिहार पेविलियन को मेले में आत्मनिर्भर भारत के थीम पर सजाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार पेविलियन को इस मेले में आत्मनिर्भर भारत के थीम पर इसे सुसज्जित किया फिर सजाया गया है। और यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि राष्ट्रपति से 9 नवंबर 2021 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित दुलारी देवी इस बार बिहार पेविलियन में मधुबनी पेंटिंग को जीवंत करेगी। ये आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखें, 9 नवंबर 2021 को बिहार के मधुबनी जिले की दुलारी देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये बता दूं कि पद्मश्री सम्मान जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर यहाँ पे हम बात करें कितने सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले नंबर के, तो पहले नंबर पे है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे है पद्मश्री। तो ये चारों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। खेल रत्न पाने वाले देश की यानी कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिताली राज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है और मिताली राज खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखिए, मिताली राज इस सूची में पहली महिला बनी है और एकमात्र भी है वर्तमान समय में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इनसे पहले क्रिकेटरों की सूची में या फिर क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह सम्मान मिल चुका है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन महिला श्रेणी में अभी मात्र एक ही महिला को दिया गया है जो कि मिताली राज इस प्रश्न का राइट आंसर है। और आपको ये ध्यान रखना है मिताली राज राजस्थान की रहने वाली है और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। चलिए, अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस सीरीज के तहत एक इमेज प्रोवाइड करता था हर क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पर इस जगह पर तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर इमेज पहले जैसे करते थे वैसे पुनः यहाँ पर ऐड कीजिए। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या यहाँ पर इमेज को डालना चाहिए? तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में विमेन ऑफ बेटर ग्लोबल समिट 2021 के दौरान किन्हें वुमेन ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है मंजू गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि विमेन ऑफ बेटर ग्लोबल समिट 2021 के दौरान मंजू गुप्ता को विमेन ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है इसके तहत वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में 20 देशों के 100 शहरों से लगभग 1000 महिलाओं को चयनित कर पुरस्कार की घोषणा की गई है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है पुरस्कार का नाम क्या है। तो विमेन ऑफ एशिया इस पुरस्कार का नाम है जिसे कभी हाल ही में मंजू गुप्ता को सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विमेन ऑफ बेटर ग्लोबल समिट 2021 के दौरान ये मतलब कि इन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न होगा कि हाल ही की घोषणा के अनुसार COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मिस्र 2022 में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्लासगो शहर जो है स्कॉटलैंड का एक शहर है, यहीं पर COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था और यहीं पर यह फैसला किया गया कि 2022 में जो सम्मेलन होगा COP27 का, ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 2022 की तो मिस्र, 2023 की तो संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय यह है बॉन जर्मनी में। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, यानी कॉप की जो पहली बैठक हुई थी, ये पहली बैठक 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, पिछला वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुआ था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, मैंने आपको बताया था ये भारत सरकार की पहल है। एक्चुअली में ये भारत सरकार की पहल नहीं बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है। मुझसे जो गलती हुई थी, मुझे लगा कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात किया जा रहा है, तो इसी आधार पर मैंने आपको वहाँ पर फ्लो में बता दिया था। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसकी जो मतलब ये पहल है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की, ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है, जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पहल है ये भारत सरकार की पहल है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यनारायण प्रधान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को 31 अक्टूबर 2024 तक या फिर अगले आदेश तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सत्यनारायण प्रधान को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एनसीबी की यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो इस वाले पॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक प्रकार की खुफिया एजेंसी होती है जो कि ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव का कार्य करती है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी और साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। तो ये संबंधित जानकारी आपको ध्यान रखना। एनसीबी जो है ये प्रकार की एक खुफिया एजेंसी है। ये संबंधित चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 10 प्रमुख शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखें भारत के 3 शहर इस सूची में शामिल है। दुनिया के 10 प्रमुख गंदे शहरों की सूची में जहाँ पर वायु की जो क्वालिटी है या फिर हवा की जो क्वालिटी है वो मतलब कर सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदा है। तो इस सूची में टॉप 10 की सूची में भारत के 3 शहर शामिल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुनिया के 10 प्रमुख शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है?
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है मुंबई, और ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इस सूची में 10 प्रमुख शहरों की सूची में मुंबई, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इस सूची में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार जो सूची अभी जारी किया गया, तो सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में दिल्ली शीर्ष पर है। और वहीं पे अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता पूरी सूची में चौथे स्थान पर है और मुंबई छठे स्थान पर है। और ये शीर्ष 10 शहरों के नाम इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर जो मतलब कह सकते हैं सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला जो शहर है यह है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। और दूसरे स्थान पर है लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है, बल्कि लाहौर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम बात करें भारत जो 3 शहर है टॉप 10 में, तो इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हो गया अपना दिल्ली, दूसरा होगा कोलकाता जो कि चौथे स्थान पर है, और उसके बाद साथ ही साथ हमारे यहाँ पे छठे स्थान पर आप देख रहे हैं मुंबई। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है छठे स्थान पर मुंबई। तो कुल मिलाकर टॉप 10 में भारत के 3 शहर है। आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुल मिलाकर ये 10 शहरों का यहाँ पर लिस्ट को मतलब कि ऐड किया गया है। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न 18 नवंबर को भारत चीन सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस स्मारक का उद्घाटन करेंगे? यह घोषणा भी हाल ही में हुआ, और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा रेजांगला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि भारत चीन सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेजांगला की 1962 की लड़ाई में शहीद हुए 114 भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए जीर्णोद्धार कर बनाए गए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अब ये रेजांगला क्या है, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना 1962 में यहीं पर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को काफी बुरी तरह से खदेड़ दिया था, और साथ ही साथ भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें भारत के 114 सैनिक मारे गए थे। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि रेजांगला का इतिहास बहादुरी और साहस से भरा हुआ है। यह स्थान भारतीय सैनिकों की बहादुरी का एक ऐसा गवाह बना था जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब यहाँ भी हमारा अगला पॉइंट है 18 नवंबर 1962 को यहाँ भारतीय सेना की 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में, विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 2021 से 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की जो थीम है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थीम है 2021 से लेकर के 2023 तक के लिए प्रस्तावित है। तो ये थीम है मधुमेह का उपचार आसान हो, अगर अभी नहीं तो कब, ये इसका थीम है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये दिवस को मनाने की, ये 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें 14 नवंबर की, तो 14 नवंबर को इसके अतिरिक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और बीपीएससी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया पंचशील समझौता से। तो पंचशील समझौता जब हुआ था 1954 में, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी के कार्यकाल में 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग को ही मतलब कि हटा करके, या फिर कह सकते हैं उसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग के बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। अब यहां पर अगर इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी दिन की बात करें, तो 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दायरता दिवस मनाया जाता है। ये तमाम चीजें यहां से आप लोग याद रखिए। अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में हंसे कला चर्चे में है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस कला का नाम है हंसे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हंसे कला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यह एक अनोखी पेंटिंग शैली है, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले के देवारू समुदाय द्वारा इसे मतलब कह सकते हैं प्रचलित किया गया है। और यहाँ पर इस कला की अगर बात करें तो इसमें ग्रामीण जीवन की पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें कि खेती की पेंटिंग, फसलों की कटाई की पेंटिंग इत्यादि इसमें शामिल है। तो ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कर्नाटक से संबंधित है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग की कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। और साथ साथ यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखें, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो इस वीडियो का या फिर इस सीरीज का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे जो हमारे मतलब कोर्स है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।